My dear student, once again you are most welcome in my channel. हमने क्लास 11th के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी बायोलॉजी की, उसमें हम आपको लिविंग बर्ड के रूप में ले चल रहे थे, जो कि हमारा पहला पार्ट था। ठीक, पार्ट 1 पार्ट 2 हम क्लियर कर चुके थे। पार्ट 3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हम आपको और डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें पहले, फिर हम अपना टॉपिक पे आते हैं कि जो बच्चे वीडियो को देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में आके अपनी उपस्थिति को प्लीज़ ज़रूर दर्ज कराएं, ताकि मुझे भी लगे कि कितने बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम जरूर लिख दें, ठीक है ना? और अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे, बाकी कमेंट जरूर करें। ओके, हम चलते हैं आज लिविंग बर्ड पार्ट 3 में। आज हम आपको मुख्य रूप से केवल बताएंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में देयर आर सो मेनी ब्रांचेस। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी डिवाइड इनली टू पार्ट्स। बायोलॉजी इज divided mainly two parts, zoology and botany. Zoology and botany. In zoology we study only animals, and in botany we study only about the plant. ये दो चीजें आपको बता दी गई थी, लेकिन मॉडर्न इरा में, मॉडर्न समय में हम जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे हम आधुनिकता में प्रवेश कर रहे हैं, या यूं कहें कि तमाम प्रकार की आवश्यकताएं स्टडी का जो एक प्रकार से एरिया बढ़ रहा है, इस आधार पे बायोलॉजी को भी कई नई ब्रांचेस मिली हैं। कई नई ब्रांचेस जो कि हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए मोटिवेट करती हैं। क्लियर? और इससे बायोलॉजी की स्टडी और डीप हो गई है। अब जरा ध्यान दें इधर, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हमने आज की मेन ब्रांचेस हैं, इनके अलावा भी ढेर सारी और ब्रांचेस हैं। अब जरा देखिए, इन ब्रांचेस में सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और इसके बाद क्रेनियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सार्कोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी, फिशरी, पिगरी, स्पंजोलॉजी, एंड देयर आर सो मेनी अदर ब्रांचेस। हम इतना ही डिस्कस कर लें तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आइए हम देखते हैं इनमें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम लिविंग प्लांट या एनिमल जिस चीज की स्टडी करनी होती है, हम केवल उसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम प्लांट की स्टडी करेंगे तो प्लांट में केवल आउटर स्ट्रक्चर, और एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल में भी केवल आउटर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। क्लियर? यानी बाहर से दिखने में कैसा लगता है, उसकी बॉडी पार्ट कैसे हैं, हाइट, वेट, कुल मिलाकर ये सब कुछ की स्टडी हम किसमें करते हैं? मॉर्फोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आ जाए एनाटॉमी में। एनाटॉमी में क्या होता है? एनाटॉमी में हम उस प्लांट या एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर आपके बॉडी को कट किया जाए, ओपन किया जाए, अगर आपकी बॉडी कैविटी को ओपन किया जाए तो तमाम ऑर्गन्स इसके अंदर मिलेंगे, तमाम प्रकार के सिस्टम मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। उन ऑर्गन सिस्टम की स्टडी जब हम करेंगे तो एनाटॉमी के अंदर ही करते हैं। बाहर से तो आपने देख लिया क्या है, कैसा है, इसकी जानकारी हम किस में करते हैं? मॉर्फोलॉजी में। और अंदर की चीजें जब हम जानेंगे तो उसकी जानकारी के लिए हम एनाटॉमी ब्रांच की स्टडी करेंगे। एनाटॉमी के द्वारा ही हम किसी प्लांट या एनिमल के
इंटरनल स्ट्रक्चर को जान पाएंगे। ठीक। तीसरी चीज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी नाम छोटा है लेकिन गहराई बहुत ज्यादा है इसमें। साइटोलॉजी का मतलब कोशिका से है। सेल की पूरी स्टडी, सेल की स्टडी को डीप में हम साइटोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। बॉडी की सेल्स, हर स्थान की सेल्स, हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं उन सब की सेल्स मोस्टली काफी सेम होती हैं, सिमिलरिटी होती हैं, परंतु फिर भी स्थान स्थान की कोशिका, प्लेस प्लेस की कोशिकाओं में अनेकों चेंजिंग होती है क्योंकि उनका फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे स्किन की सेल, वो हमारे शरीर पर एक प्रोटेक्टिंग लेयर का निर्माण करती हैं, वहाँ की सेल अलग टाइप की होंगी, जबकि डाइजेस्टिव सेल अलग टाइप की होंगी, एक्सक्रीटरी सेल अलग टाइप की होंगी और स्केलेटन की सेल अलग टाइप की होंगी और सर्कुलेटरी सिस्टम की सेल अलग टाइप की होंगी। कुल मिलाकर जितने बॉडी पार्ट हैं सबका काम अलग अलग। इसी प्रकार की उन सेल में कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन अवश्य होगा। क्लियर? अगर हम इसी प्रकार से बॉडी के अंदर ऑर्गन जो सॉफ्ट इंडोक्राइन ग्लैंड्स है या इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में तो हम और आगे पढ़ेंगे, लेकिन तमाम ऑर्गन्स जैसे लीवर, हार्ट, ये सब जो मेजर सेल्स पार्ट हैं, जो हमारी बॉडी के मेजर पार्ट है, हार्ट भी स्पेशल पार्ट है, लीवर भी स्पेशल पार्ट है, ब्रेन स्पेशल पार्ट है, इन सब की जो सेल्स होंगी कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है और वहाँ की सेल की स्टडी करने के बाद हम उनकी डीप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तरह तरह की बीमारियां होती हैं। कैंसर में सेल की ग्रोथ अलग टाइप की होती है। सेल की स्टडी करने से हम बता सकते हैं कि इस सेल में कैंसर के लक्षण हैं या नहीं, या इस व्यक्ति के अंदर कैंसर के कैरेक्टर हैं या नहीं। इस बात में जो भी दम होगा वो सब साइटोलॉजी के द्वारा ही हमें पता चलेगा। ब्लड की स्टडी करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, जितनी भी चीजें होती हैं इन सब की स्टडी हम इसी के थ्रू करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नंबर एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? पहले तो हम जाने एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, तब हम जान पाएंगे एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है। एम्ब्रियो बच्चे का जन्म होने से पूर्व उसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर कहाँ होता है? मदर वोम में या माता के गर्भ में। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस पूरे बच्चे की कंडीशन को हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। बाहर अगर हम देखें, मुर्गी का एक अंडा देखते हैं, देखा होगा मुर्गी का अंडा, तो मुर्गी का अंडा देखें, मुर्गी के अंडे से ही चूजा निकलता है। ऐसा नहीं सारे अंडों को तोड़े तो उसमें चूजा निकले। जिस मुर्गी के अंडे में फर्टिलाइजेशन होगा, जिस मुर्गी के अंडे में चाइल्ड डेवलपमेंट का काम होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, उसी से चूजा निकलता है, सारे अंडों से नहीं निकलता। क्लियर? तो मुर्गी के अंडे के फूटने के बाद उसमें से चूजा निकलता है और चूजा या मुर्गी का बच्चा निकलने से पूर्व, या यूं कहें अंडा फूटने के पूर्व उसकी कंप्लीट स्टेज क्या कहलाती है? एम्ब्रियो। बात मेरी समझ आ गई? जैसे प्लांट्स में बीजों के अंकुरण से क्या निकलता है? पौधा। आम की गुठली अगर हम जमीन के अंदर बो देंगे तब तो पौधा निकलेगा। जब आम की गुठली अंकुरित होकर पौधा निकालेगी तो उसे बोलते हैं सीड जर्मिनेशन और न्यू प्लांट डेवलप होगा। बट उस गुठली के अंदर पूरा का पूरा एम्ब्रियो भरा हुआ है। जब तक जर्मिनेट नहीं करेगा तब तक वो एम्ब्रियो प्लांट के रूप में डेवलप नहीं होगा। तो ये एम्ब्रियो की परिभाषा आप समझ गए, एम्ब्रियो क्या है। अब एम्ब्रियो की कंप्लीट स्टडी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कंडीशन ऑफ एम्ब्रियो एट प्रेजेंट टाइम, इस सब की स्टडी हम किसमें पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। कोई दिक्कत? तो एम्ब्रियोलॉजी में हमने एम्ब्रियो की स्टडी कर ली। अब इसके बाद
एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी क्या है, कौन बताएगा? एंटेमोलॉजी वह ब्रांच होती है जिसमें हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। इंसेक्ट आपने देखे होंगे, तरह तरह के इंसेक्ट हैं। आपको हम ये बता दें कि पूरे वर्ल्ड में एनिमल की तमाम स्पीसीज होती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा, ऊंट, भैंस, आपने देखा है ना, रेप्टाइल्स। लेकिन उसी प्रकार में कीट भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं। तो हम आपको ये बता दें, पूरे वर्ल्ड में इंसेक्ट एक ऐसी स्पीसीज है, इंसेक्ट एक ऐसा ग्रुप है जिसके एनिमल की संख्या सबसे ज्यादा होती है। मेरी बात समझ आ गई? ये सबसे ज्यादा संख्या में इंसेक्ट ही होते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा संख्या में इंसेक्ट होते हैं। और इंसेक्ट की अलग से स्टडी करने के लिए बायोलॉजी की एक ब्रांच डिसाइड की गई है, उसको हम बोलते हैं एंटेमोलॉजी। कोई दिक्कत? समझ गए होंगे इसको? अब इंसेक्ट की हैबिटेट, उनकी एक्टिविटीज सारी की स्टडी हम किस में करते हैं? एंटेमोलॉजी में। इसके बाद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स विशेष प्रकार की ब्रांच है जिसमें हम पेरेंट कैरेक्टर के ऑफस्प्रिंग्स में जाने या माता पिता के लक्षणों के या आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की पूरी क्रियाविधि की स्टडी करते हैं। बात मेरी समझ आ गई? आनुवंशिकी साइंस की वह शाखा है या बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऐसे कैरेक्टर की स्टडी करते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलती चली है। क्लियर? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स आनुवंशिक हैं? इसकी सबसे सिंपल तरीका यह है, आपने देखा होगा बच्चों के अंदर बहुत से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। अब आपको बहुत डीप में समझाने के लिए अभी हम आपको इतना ही बताना अच्छा समझेंगे कि जो पेरेंट के कैरेक्टर, पेरेंट को देखकर उनके बच्चों का अनुमान लगा सकते हैं। अगर ढेर सारे आदमी खड़े हैं और एक तरफ उनके बच्चे हैं, तो आप बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसका बच्चा होगा। सपोज एक नेपाली खड़ा है, उनका बच्चा भी इधर है। ठीक, एक नाइजीरियाई आदमी खड़ा है, उनका बच्चा इधर है। एक हम लोग एशियन व्यक्ति खड़ा है, उनका बच्चा इधर है। एक अंग्रेज खड़ा है, उनका बच्चा इधर है। अब व्यक्ति भी मिक्स है, बच्चे भी मिक्स हैं। तो आपसे कहें भाई पहचानिए कौन सा किसका बच्चा है, तो आप पहचान लेंगे कि कौन सा किसका बच्चा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको देखकर आप उन बच्चों की पहचान कर सकते हैं। तो ऐसे लक्षण ही क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। ठीक, और इन सब की स्टडी हम किसमें करते हैं? जेनेटिक्स में। कभी कभी आपने देखा होगा किसी की आंखें ब्राउन, जब ब्राउन है तो उस बच्चे की फैमिली में किसी न किसी की आंखें ब्राउन होंगी, तभी उसकी आंखें ब्राउन है। यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर चला आ रहा है। इस सब की जानकारी हम किसमें करते हैं? जेनेटिक्स में। नेक्स्ट नंबर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स छोटा, बायोलॉजी मीन्स छोटा, छोटी बायोलॉजी नहीं। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब इसके अंतर्गत हम तमाम छोटी छोटी चीजों का या छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानी जाती है उस ब्रांच को। ठीक, माइक्रोबायोलॉजी को फिर डिवाइड किया गया है किसमें किसमें? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ये कौन सा नंबर है? 7वां। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक वायरोलॉजी और एक बैक्टीरियोलॉजी। वायरोलॉजी में केवल वायरस की स्टडी करते हैं। अब बहुत टिपिकल होता जाएगा, आपने हाई स्कूल में बहुत शॉर्ट में पढ़ा, इंटर में और डिटेल पढ़ेंगे, आगे जाएंगे हाई क्लास में और डिटेल में, फिर और डिटेल में, और रिसर्च जब करेंगे तो फिर एक छोटे से टॉपिक पे आपको रिसर्च करना होगा, नई नई चीज़ों को निकालना। क्लियर? तो वायरोलॉजी में केवल वायरस की स्टडी करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी में केवल बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे,
अब वायरोलॉजी में वायरस और इसके द्वारा होने वाले रोगों की स्टडी भी करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया और इससे होने वाले रोगों की स्टडी करेंगे, उनके रोकथाम की भी स्टडी करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। क्लियर? तमाम और ब्रांचेज हैं, जैसे इसके बाद जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक ब्रांच है, ठीक? तो तमाम चीज़ें हैं। उसका इधर आइए, इंडोक्राइनोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी क्या है? इंडोक्राइनोलॉजी एक विशेष प्रकार की ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इंटरनल इंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करते हैं। There are so many type of endocrine gland in our body, such as thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, perineal gland, and there are so many other type of endocrine glands. तो endocrine gland उनसे secretion, इन सब की स्टडी हम किसमें करते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी में। कोई दिक्कत नहीं। इंडोक्राइनोलॉजी से हमें ये पता चलता है किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, कौन से हार्मोन का क्या रोल है, ये सब पढ़ते हैं। ठीक? इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम की बातें आजकल खूब सुन रहे होंगे। कोरोना वायरस का प्रभाव है, कहते हैं जिसके पास इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है, जिसका इम्यून बढ़िया है, वो कोरोना से जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होगा। इम्यून मीन्स हमारे अंदर की जो सिक्योरिटी पावर है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो इम्यूनिटी पावर ही है। तमाम प्रकार के वायरस, तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, तमाम प्रकार के हार्मफुल चीजें एयर में, एटमॉस्फेयर में उड़ती रहती है, ये सब के अंदर जाती रहती है। ठीक? ये मत सोचिए कि किसी के अंदर जाए किसी के अंदर नहीं जाए। आप क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में अगर किसी एक बच्चे को जुकाम हो गया है, फ्लू हो गया है, तो वो छींकेगा, छींकने से उसके वायरस निकलेंगे और जो पास में बैठा है उसके बॉडी में भी सांस के द्वारा गए, जो पीछे बैठा है उसके बॉडी में भी सांस के द्वारा गए, जो दूसरी तीसरी सीट पर बैठा है उसके बॉडी में भी सांस के द्वारा गए, और जो टीचर पढ़ा रहा है आपको, मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जब आप सांस लेंगे जिस एटमॉस्फेयर में, तो वहीं की तो एयर जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी में भी वो वायरस गए। लेकिन अब ये डिपेंड करता है किसके अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर है। जिसके अंदर की इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी वो हेल्दी रहेंगे, और जिसके अंदर की इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं होगी वो क्या होंगे? बीमार हो जाएंगे। जिसके अंदर की इम्यूनिटी पावर अच्छी है उसके अंदर जाएंगे और बॉडी के अंदर की WBC या दूसरी चीजें उन वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे, और व्यक्ति हेल्दी रहेगा। और जिसकी इम्यूनिटी पावर कम अच्छी होगी वो इफेक्टेड जल्दी होगा, जाने के बाद वायरस अपना काम शुरू कर देंगे और उसके अंदर वो डिसीज पैदा कर देंगे। क्लियर? तो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करें, किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को और अच्छा करें, और विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने की पावर को बढ़ाएं। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद और क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत हम स्कल जानते हैं, खोपड़ी की स्टडी करते हैं। क्रेनियोलॉजी, क्रेनियम मीन्स बना है पूरे स्कल से। ठीक? स्कल और इसके अंदर की चीजों की स्टडी हम किसमें करते हैं? क्रेनियोलॉजी में। न्यूरोलॉजी, इसके अंतर्गत हम अपने नर्वस सिस्टम की स्टडी करते हैं। इसके अंतर्गत हम पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम के कितनी नर्व्स कहाँ पर फैली हैं, इनकी स्टडी हम न्यूरोलॉजी में करते हैं। सार्कोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे? बताओ, कौन बताएगा? मसल्स की स्टडी करते हैं। किसकी? मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां हैं, दिख रही हैं, हाथ की, पैर की, स्टमक की, माउथ की, जो मांसपेशियां हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? सार्कोलॉजी में। वेरियस टाइप ऑफ मसल्स एंड देयर एक्शन, इनकी स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? सार्कोलॉजी में। इसके बाद ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हम क्या करते हैं?
पूरे के पूरे हमारे स्केलेटन को बनाने वाली बोन्स और पूरी की पूरी बोन और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि दोनों की स्टडी हम करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी में क्या करते हैं? ऑर्गेनोलॉजी में हम बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं। वेरियस ऑर्गन की स्टडी करेंगे कि बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, कैसे वो ऑर्गन डेवलप होते हैं, कैसे उन ऑर्गन्स का हमारे विभिन्न कामों में इस्तेमाल होता है, वे ऑर्गन्स कितने हेल्दी हैं, नहीं हेल्दी हैं, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनोलॉजी में। इसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। देखिए कहाँ कितना डीप होता जा रहा है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में हम इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारी बर्ड्स या पक्षियों और उनकी एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। ठीक, ऑर्निथोलॉजी is that branch of biology in which we study all type of birds and their structure and their activity. Clear? तो ऑर्निथोलॉजी में हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट नंबर मैमोलॉजी। मैमोलॉजी में क्या करते हैं? मैमल्स, वी आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ मैमल्स। हम जितने मैमल्स हैं उन सब की स्टडी किसमें करते हैं? मैमोलॉजी। ठीक, उनमें चाहे जो भी मैमल्स हो, मैन हो सकता है, वुमेन हो सकती है, काऊ हो सकता है, बफेलो हो सकती है, एलिफेंट हो सकते हैं, माउस हो सकता है, स्क्वायरल हो सकती है, जितने भी मैमल्स दिखते हैं उन सब की स्टडी हम मैमोलॉजी करते हैं। क्लियर? उसके बाद फिशरी, ये इंडस्ट्रियल ब्रांचेस की आ गई हैं। फिशरी, फिशरी ये आपको मालूम होगा, मछलियां देखी हैं, तो मछलियों की स्टडी, मछलियों की अच्छी ग्रोथ, मछलियों की अच्छी पॉपुलेशन, मछलियों की अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए हम फिशरी का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रांच, ठीक है ना, फिशरी का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से आइए पिगरी, पिगरी में सुअर पालन। सुअर जानते हैं, सुअर की अच्छी जनरेशन बनाने के लिए, उनके बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए हम पिगरी का इस्तेमाल करते हैं। और बार स्पंजोलॉजी, स्पंज का नाम सुना है? नेचुरल स्पंज सी में, समुद्रों में पाए जाते हैं। और जैसे आपके घर में फोम का गद्दा होगा, गाड़ियां होंगी, गाड़ियों की जो सीट लगी होती है उसमें स्पंज मुलायम होते हैं ना, तो ठीक ये तो आर्टिफिशियल है। नेचुरल स्पंज इसी प्रकार का स्पंज होता है, वो सी में पाया जाता है, समुद्र के पानी में पाया जाता है, और उसकी स्टडी हम स्पंजोलॉजी में करते हैं। वो भी इकोनॉमिकली बहुत यूजफुल होता है। तो स्पंजोलॉजी की स्टडी हम किसमें कर, स्पंजोलॉजी, सॉरी गलत, स्पंजोलॉजी में हम विभिन्न प्रकार के स्पंजों की स्टडी करते हैं। इसी प्रकार से प्रोटोलॉजी, इसे प्रोटोजोआ एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तमाम और प्रकार की इसी प्रकार से ब्रांचेस होंगी जिनको कि हम आपको बताएंगे भी, बता भी रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ और चीज़ जैसे लगती है कि हमको ये क्या है, आप हमसे तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बात करें, हम तुरंत आपको उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या पूरा का पूरा लेक्चर था। इसके बाद सम इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के बाद हमसे क्वेश्चनिंग जरूर करेंगे, अपनी उपस्थिति को कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएंगे, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।